हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंपली लर्न। आज के दिन हम लोग इंडियन एक्सप्रेस अखबार को पढ़ेंगे। यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला आर्टिकल जो है छत्तीसगढ़ में नक्सलिज्म के ऊपर है, मॉइस्ट एक्टिविटी के ऊपर। रिसेंटली दांतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के मेंबर और एक उनके गाड़ी का ड्राइवर 11 लोग मर गए क्योंकि सिक्योरिटी वैन को आईईडी ब्लास्ट से उड़ा दिया गया। तो अभी मुद्दा ये बनता है कि ये जो सिक्योरिटी फोर्स ग्रुप थे, ये एंटी नक्सल डीआरजी के मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा स्टेट बच गया इंडिया में जहाँ पे 70 to 90% अभी नक्सलिज्म से रिलेटेड डेथ्स हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी नक्सलाइट वायलेंस एक्टिविटी हो रहे हैं उसका 1/3 छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और उससे 70 to 90% डेथ जो नक्सल एक्टिविटी से हो रहा है वो छत्तीसगढ़ के अंदर हो रहा है। तो ये सिग्निफिकेंट इशू है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। और सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो मॉइस्ट अटैक है इसका एक पैटर्न है। वो लोग मानसून से पहले हमेशा एक टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव कैंपेन चालू करते हैं जिसके अंदर वो लोग सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते हैं मानसून से ठीक पहले। तो अपना जनरल स्टडीज पेपर 3 का जो इंटरनल सिक्योरिटी सब्जेक्ट है उसके अंदर नक्सलिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अंदर ऐसा पड़ता है मेंस एग्जाम के अंदर, तो इसलिए आपको इसका अवेयरनेस होना चाहिए। कभी भी नक्सलिज्म पे क्वेश्चन आता है तो आपको ये दो एक्टिविटी पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ का, ये डेटा पता होना चाहिए। इसके ऊपर एक एक्सप्लेन पेज में भी आर्टिकल है, वो भी दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये आर्टिकल है कि वाई छत्तीसगढ़, वाई नाउ, छत्तीसगढ़ क्यों और क्यों अभी। इसमें मानसून वाला रीजन तो एक वो रीजन हो गया कि अभी क्यों, और छत्तीसगढ़ जो है यहाँ पे क्यों, इसके पीछे आपको रीजन समझ में आएगा आर्टिकल पढ़ के। फर्स्ट यहाँ पे दिया कि अभी नक्सलवादी एक्टिविटी इस टाइम पे क्यों हो रहा है। फिर सेकंड बता रहा है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है सिचुएशन कंट्री में कैसा है, तो छत्तीसगढ़ में अभी ये क्यों ट्रबल दे रहा है, तो फोर्थ सेंटर इसको कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है समझना, फिर डेटा भी देखना आपके लिए जरूरी है। इसलिए आज भी मैं एक्सप्लेन पेज आपके संग शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां जाके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हो। अब आज के दूसरे आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल जो है आपका एथिक्स, गवर्नेंस और ऐसे में भी इसमें आप कुछ पॉइंट यूज कर सकते हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या बोला है, एक मेडिवल मॉन्यूमेंट था लाजपत नगर के पास साउथ ईस्ट दिल्ली में। तो वहां पे ऐसा एक 15 सेंचुरी का बना हुआ एक मॉन्यूमेंट था, महल जिसको बोला जाता था। सईद डायनेस्टी जब दिल्ली में रूल करती थी उस टाइम का बना हुआ ये महल है। उसको दिल्ली जल बोर्ड के एक सीईओ ने अपने काम के दौरान इस मॉन्यूमेंट को ब्रेक करके ऐसा घर बना लिया अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिशियल रेसिडेंस के लिए, एक तरह से बेसिकली आप समझ लो। तो इसलिए मुद्दा हाईलाइट हुआ, इशू में आया। तो आपको ये समझना है कि कैसे एज अ सिविल सर्वेंट आपकी जिम्मेदारी है एथिकल प्रिंसिपल्स को मेंटेन करना, और पब्लिक रिसोर्सेज जो आपको मिले हैं अपना वर्क को कंडक्ट कराने के लिए उसका मिसयूज नहीं करना। तो ये एस्पेक्ट में आप इस एग्जांपल को कोट कर सकते हो कि ऐसा घटना हुआ। और इसके बारे में समझने लायक और कोई मैटर है नहीं सिवाय एक मेडिवल मॉन्यूमेंट के बारे में बात किया ना। तो ये मेडिवल मॉन्यूमेंट क्या है इसका आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि पठान पीरियड में से बनाया गया था 1418 के अंदर, साउथ ईस्ट दिल्ली लाजपत नगर के पास। फिर इसमें इस मॉन्यूमेंट में इसका फीचर कुछ कुछ बताया गया है कि इसको ब्रिक मैसनरी से कंस्ट्रक्ट किया गया था और रेड सैंडस्टोन यूज किया गया था। इसके मेन फीचर थे 3 आर्च्ड दलान और फ्लैंक्ड बाय 2 कंपार्टमेंट्स। तो ये फीचर मैं इसलिए पढ़ने बोल रहा हूँ आपको क्योंकि ये जो है दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो उनका आर्किटेक्चर था उसका फीचर था, तो इसलिए आपको अवेयरनेस होना चाहिए। एग्जैक्टली आपसे ऐसे नहीं पूछेगा ये मेडिवल मॉन्यूमेंट में कौन सा फीचर था, आपको सीधा फीचर दे देगा और पूछ देगा कौन से मॉन्यूमेंट में दिखाया था। तो दिल्ली सल्तनत के टाइम भी और भी मॉन्यूमेंट और आर्किटेक्चर होंगे इसके अंदर फीचर देखा जाता होगा। इसीलिए तो आपको आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीचर्स का अवेयरनेस होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के टाइम का। अब गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पेज नंबर 5 है, उसके अंदर आज एक दो आर्टिकल रिलेवेंट है। पहला देखिए ये है कि जो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी है गवर्नमेंट का उसको अप्रूव कर दिया गया है, उसके बारे में कुछ रिलेवेंट जानकारी है। सारी चीजें नहीं पढ़नी, कुछ कुछ चीजें बता देता हूँ मैं आपके रेफरेंस के लिए। पहला ये इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि मेडिकल डिवाइस के इंडस्ट्री को होलिस्टिक मैनर में प्रमोट करना। जो करंट साइज उसका 11 बिलियन डॉलर्स है उसको प्रमोट करके 50 बिलियन डॉलर तक ले जाए। ये पॉलिसी को इसलिए बनाया गया ताकि फैसिलिटेट कर सके इकोसिस्टम को मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन के लिए। मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग जो है एक सनराइज सेक्टर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। मेंस के लिए भी प्रीलिम्स के लिए भी आपको प्रीलिम्स से पूछ देगा सनराइज सेक्टर में ऑप्शन चूज कीजिए, तो इसमें अगर ये ऑप्शन रहा तो सही होगा। 75% अपना मेडिकल डिवाइस जो एट प्रेजेंट है वो अपने इम्पोर्ट करते हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है जो है वो इसका रिसर्च में इन्वॉल्व है, हेल्थ मिनिस्ट्री रेगुलेशन में, फार्मास्यूटिकल डिपार्टमेंट जो है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी पार्क बनाने में इंगेज्ड है, और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो ट्रेनिंग नीड्स पूरा कर रही है रिसोर्सेज के लिए। अभी तक 4 मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने का अप्रूवल मिल चुका है, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में। साथ में प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव भी चल रहे हैं। ये सब किस लिए जानना है, ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए आपको जानना है। ये सब पॉइंट जो ये वाला पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। और 26 मेडिकल डिवाइसेस और 19 ऑलरेडी बनना स्टार्ट हो गए हैं। ये स्कीम जो है इसमें 1206 करोड़ कमिट किया गया है और उसमें 714 करोड़ अभी तक इन्वेस्टमेंट हो भी चुका है।
फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाई एंड मेडिकल डिवाइसेस लाइक एमआरआई, सीटी स्कैन, मैमोग्राम, सी आर्म, एक्सरे ट्यूब्स। तो इसीलिए ये मेडिकल डिवाइस पॉलिसी का हमको अवेयरनेस होना चाहिए। इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इक्वली इसको रेलेवेंस देके पढ़ना है। फिर आज भी एडिटोरियल पेज में कुछ काम का जानकारी नहीं है, कोई भी आर्टिकल पढ़ने योग्य इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। वन पेज में एक दो बात जानने लायक है। सिविलियंस को सऊदी से कमर्शियल शिप से इवैक्यूएट किया जा रहा है जिद्दा पोर्ट से, तो उसका इमेज दिया है। जापान ने कोशिश किया कि फर्स्ट प्राइवेट मून लैंडर को लॉन्च कराया, पर वो क्रैश कर गया। उस मिशन का नाम था हाकुटो आर मिशन 1। ये आपको प्रीलिम्स के लिए जानना होना चाहिए। दूसरा, ये डब्ल्यूएचओ ने एक बायोलॉजिकल हैजर्ड के लिए वार्न किया है, क्योंकि सूडान के कैपिटल में किसी एक पार्टी ने जो कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है, उन्होंने एक लैब सीज कर लिया जिसके अंदर मीजल्स, कोलेरा, पैथोजेंस और अदर हैजर्डस मटेरियल अवेलेबल है। डब्ल्यूएचओ ने बताया टेक्नीशियंस असफल रहे एक्सेस करने के लिए नेशनल पब्लिक हेल्थ लैब का, ताकि उसे सिक्योर किया जा सके। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने एक वार्निंग रेज किया है कि बायोलॉजिकल हैजर्ड का खतरा है। इसके कंटेक्स्ट में आप पढ़ सकते हो बायोलॉजिकल हैजर्ड क्या होता है, बायो वार क्या होता है, और इसके प्रति कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन या प्रोविजंस है क्या। ये अगर आप जान लोगे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सफिशिएंटली प्रिपेयर हो जाओगे। अब इकोनॉमी पेज में कुछ कुछ रेलिवेंट बात आज के दिन में। यूरोपियन यूनियन ने एक डिजिटल सर्विसेज एक्ट लागू किया है, जिसके अंदर सोशल मीडिया और ई कॉमर्स रूल्स और रेगुलेशन को टेक प्लेटफॉर्म के लिए रिवैल्यूएट या रिवैम्प किया गया है। तो उन्होंने कुछ 19 एंटिटीज को स्पेसिफिकली मार्क किया है उनके ऑनलाइन कंटेंट रूल्स के प्रति। तो ये आपको पता होना चाहिए डेवलपमेंट यूरोपियन यूनियन का। यूरोपियन यूनियन हमेशा ऑनलाइन रूल्स कंटेंट के रूल्स के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। जैसे जीएडीआर जो था उनका डेटा प्रिवेसी रूल था, यूरोपियन यूनियन ने पायनियर किया था। तो इसीलिए ये वाला जानना इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है और मेंस भी इसको कोट कर सकते हो। इसका की फीचर्स क्या है यहाँ पे गिवन है हाईलाइट करके। फास्टर रिमूवल्स एंड प्रोविजंस ऑफ चैलेंजेस, ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाइंग एड्स और मोर ट्रांसपेरेंसी। इसको अभी भी आप पढ़ सकते हो चाहो तो, पर इसे बेटर रहेगा आप मंथली मैगजीन का वेट करो, वहां पे रीड करो, क्योंकि काफी फैक्चुअल बात है, इसमें समझने लायक कोई मुद्दा नहीं है। बस फैक्चुअल को रट लेना या पढ़ लेना। तो अभी रटोगे क्या फायदा, इससे अच्छा है जब मंथली मैगजीन है तभी रट लेना। बस अभी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बना लो कि ये चीज ऐसा हो रहा है। तो गवर्नमेंट का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स को आज न्यूज में थोड़ा सा है कि गवर्नमेंट ने उसका बेनिफिशियरीज को पैसा रिलीज किया। बस डिटेल पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कौन कौन से सेक्टर को पैसा मिला ये आप देख सकते हो। 8 सेक्टर्स को दिया है, उनका नाम यहाँ पे दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, बल्क ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, फूड आइटम्स एंड ड्रोन्स। ये नाम आप जान सकते हो। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आने चांसेस कम है, बट अवेयरनेस रहेगा तो मेंस में आप इसको डेफिनेटली यूज कर सकते हो। अब इंडिया और एफ्ता कंट्रीज के बीच में ट्रेड पैक्ट का नेगोशिएशन रीस्टार्ट होने का चांसेस दिख रहा है। अब आपको इसमें एग्जाम के लिए दो तीन चीज जानना है। पहले एफ्ता क्या होता है। एफ्ता बेसिकली यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है। इसमें 4 नेशन इन्वॉल्व है, ये 4 नेशन ब्लॉक है। इनमें कौन कौन से कंट्री इन्वॉल्व है, आइसलैंड, लाइचेंस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। ये 4 कंट्रीज के मेंबर है, ये नॉन यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं। इनका मतलब ये 4 कंट्री यूरोपियन यूनियन में इन्वॉल्व नहीं है, तो इनके संग अगर ट्रेड डील करते हैं। तो सेकंड, एफ्ता क्या है। एफ्ता एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर प्रमोशनल एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ फ्री ट्रेड। ये एक ऑल्टरनेटिव की तरफ फाउंड किया गया था उन स्टेट्स के लिए जो यूरोपियन कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते। ये बात पहले आपको एफ्ता के बारे में पता होना चाहिए। नेगोशिएशन ऑन ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट एफ्ता बिटवीन एफ्ता एंड इंडियन स्टेट्स, ये 2008 में ऑफिशियली लॉन्च किया गया था फॉलोइंग कंसिडरेशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ जॉइंट एफ्ता इंडिया स्टडी ग्रुप। तो ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। बस ये दो तीन जानकारी प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है, और मेंस में भी एफ्ता को आप कोट कर सकते हो। इनके संग हम लोग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डिस्कशन कर रहे हैं वहां पे एग्जाम्पल की तरफ। फिर एक डेटा आया मेटावर्स के ऊपर। वैसे इसका चांसेस कम है एग्जाम में पूछने का, पर अगर न्यू एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक के अंदर मेटावर्स का पूछ दिया तो डेटा आपके लिए यूजफुल रहेगा मेंस एग्जामिनेशन के अंदर। पीडब्ल्यूसी का डेटा ये है कि 70% ऑफ बिजनेस जो है वो इंटीग्रेट कर जाएगा मेटावर्स के अंदर आने वाले समय के अंदर। मेटावर्स का मतलब क्या होता है। मेटावर्स डिनोट करता है डिजिटल इन्वायरमेंट को विद अ वर्चुअल वर्ल्ड दैट मिमिक्स द रियलिटी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लो नो कोड प्लेटफॉर्म्स एंड ब्लॉकचेन। ये आपको डेफिनेशन की तरह याद होना चाहिए। फिर कुछ डेटा ये है कि 63% कंपनी एक्सपेक्टेड है कि फुल्ली एम्बेड कर लेगी मेटावर्स के अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज को 1 साल के अंदर। 2 से 3 साल के अंदर 47% इनकॉर्पोरेट कर लेंगे मेटावर्स को। 60% have a detailed or good understanding of metaverse. 36% cybersecurity poses the biggest risk of the business in India. ये सर्वे कनेक्ट कराया गया था, 150 लोग रिस्पॉन्ड किए थे इंडिया के अंदर। रिपोर्ट का नाम है आवर टेक एम्ब्रेसिंग द मेटावर्स। तो ये आपको बेसिक अवेयरनेस होना चाहिए। तो बस आज के न्यूज़पेपर में ये सब जानकारी इंपॉर्टेंट था। अगर आपको जानकर अच्छा लगा हो, इफ यू लाइक द इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।